नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज दोस्तों हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, उन सबको हम देखने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। खान सर के नोट्स के द्वारा दोस्तों ये क्वेश्चन है तो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, एक बार इसका क्विक रिविजन करके जरूर जाइए। पहला क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है दोस्तों एस्ट्रोनॉमी। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों तारा। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं। तारे में किसका संलयन किस में होता है? तो तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तारे में ईंधन किस अवस्था में रहता है? तारे के अंदर जो ईंधन होता है वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है, क्योंकि तारे के अंदर का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तारे का भविष्य निर्भर करता है, तो तारे का भविष्य निर्भर करता है दोस्तों उसके द्रव्यमान पर। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह किसका रूप ले लेता है? जब तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है दोस्तों तो लाल दानव का रूप ले लेता है ना। ये एक टर्मिनोलॉजी को समझिए, भूगोल की एक भाषा है लाल दानव, उसको क्या कहा जाता है? लाल दानव। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा हो जाए तो वह किसका रूप ले लेगा? तो ये ले लेगा दोस्तों श्वेत वामन का, है ना। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा हो तो ये किसका रूप ले लेगा? क्वेश्चन नंबर 8 है तो ये अभिनव तारा का रूप ले लेता है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? तो विस्फोटक तारा कहा जाता है दोस्तों अभिनव तारा को। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10 है। न्यूट्रॉन तारा का घनत्व कैसा होता है? तो न्यूट्रॉन तारा का जो घनत्व होता है वो काफ़ी उच्च होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। खाली स्थान से उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है, तो किससे विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं? तो ये निकलती हैं क्वेसर से। क्वेसर बहुत तेज घूमने वाले तारे होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। 12 क्वेश्चन है। तारों का लगभग अंतिम अवस्था कौन सी होती है? तो तारों की अंतिम अवस्था होती है दोस्तों क्वेसर। राइट आंसर आपका एक भी हो जाएगा, है ना। तारों की लगभग अंतिम अवस्था को हम क्वेसर कहते हैं। क्वेश्चन 13 है। कृष्ण छिद्र की खोज किसने की थी? तो कृष्ण छिद्र की खोज की थी दोस्तों किसने? क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र की खोज किसने किया? तो ये न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। राइट आंसर इसका वैसे डी होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण छिद्र ब्लैक होल है, चंद्रशेखर ने दोस्तों इसकी खोज की है ना। इसका राइट आंसर डी होगा, ना कि न्यूटन। डी आंसर दोस्तों इसका ठीक है, ये गलत है, ये नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे चंद्रशेखर, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 14। निहारिका क्या है? तो निहारिका क्या होती है दोस्तों? बिरल गैस का एक गोला होता है ना। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तारों का अंत किस रूप में होता है? तो तारों का अंत किस रूप में होता है? जल्दी से देखना है, ब्लैक होल के रूप में, है ना। जब कोई तारा खत्म हो जाता है तो ब्लैक होल का रूप ले लेता है, जब उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो जाए तो। चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है? तो चंद्रशेखर सीमा होती है सूर्य के 1.44 गुने, है ना। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूर्य जब लाल दानव का रूप लेता है तो वह सब अपने समीप के कितने ग्रहों को जला देता है? क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। तो जला देता है कुल 4। राइट आंसर हो जाएगा कितने ग्रहों को? 4 ग्रहों को। क्वेश्चन नंबर 18 है। किस कारण कृष्ण छिद्र प्रकाश को भी नहीं जाने देता, है ना। जो ब्लैक होल होता है वो प्रकाश को भी रोक के रखता है। ये किसके कारण रोक सकता है? वो अति उच्च घनत्व के कारण वो प्रकाश को भी रोक सकता है। क्वेश्चन 19 पे आ जाते हैं। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहा जाता है ना। तो ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। डी आंसर हो जाएगा 19 का। 20 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है?
तो आकाशगंगा का आकार होता है दोस्तों सर्पिलाकार। कैसा होता है? सर्पिलाकार। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यहाँ से। 20 का राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? मध्य भाग को आकाशगंगा के क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वल्ज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वल्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, वर्ल्ड ज्योग्राफी से एस्ट्रोनॉमी। इसमें हम 3 टॉपिकों को कवर करने वाले हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बहुत सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो जल्दी से देखिएगा 22 क्वेश्चन। आकाशगंगा का निर्माण आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है ना। तो ये 12 × 10⁸ है ना। डी आंसर सही होगा। 23 क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे। ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाशगंगाएं हैं? ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? तो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में, 100 अरब। और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। क्वेश्चन 24, 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहा जाता है? 3 आकाशगंगा के समूह को क्या कहा जाता है? तो सुपर क्लस्टर कहते हैं। 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन 25 है, हमारा सूर्य किस आकाशगंगा में रहता है? तो हम मंदाकिनी में रहते हैं, है ना। हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? मंदाकिनी में रहते हैं, है ना। और ये दोनों आकाशगंगाएं हमारी पड़ोसी हैं। मंदाकिनी की सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? देवयानी और NGC M33। तो ये ध्यान रखेंगे आप। हम में सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है? तो हम में सबसे करीबी आकाशगंगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, 26 का राइट आंसर देवयानी है ना। कौन सी है? देवयानी। हम किस में रहते हैं? मंदाकिनी में। और उसके बाद हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी के बाद NGC M33 है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 27, सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है? सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखें, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में। 28 क्वेश्चन है, सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। सूरज को मंदाकिनी का एक समय लगाने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ का साल का। सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? तो सूर्य का सबसे करीबी तारा 29, ये तो आपको पता ही होगा इसका आंसर, ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। 30 क्वेश्चन है, वर्तमान में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89 है। तारामंडल कितने हैं? 89। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल हमारा हाइड्रा है। कौन सा है? हाइड्रा। 31 का राइट आंसर ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 32 है, ध्रुव तारा पृथ्वी के किस ध्रुव पर है? तो ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव पर है ना। ये हमें उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ए आंसर राइट हो जाएगा। 32 का राइट आंसर ए। 33 क्वेश्चन है, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में रहता है? 33, तो ये उत्तर दिशा में रहता है दोस्तों। किधर रहता है? उत्तर दिशा में रहता है। सी आंसर हो जाएगा 33 का। 34 क्वेश्चन, सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? तो सबसे चमकीला जो तारा होता है वो साइरस होता है ना। सबसे चमकीला कौन सा होता है? साइरस। ध्रुव तारा किधर दिखाई देता है? उत्तर दिशा में। सबसे चमकीला साइरस। चलिए 35 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं। किस तारे के ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा उपस्थित होता है ना। किस तारे के ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा उपस्थित होता है? 35। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों इस चीज़ को, तब आप इसको समझ पाएंगे। अभी डायरेक्ट आंसर देखिएगा इसको, बृहद सप्तऋषि के ठीक सामने ध्रुव तारा होता है। सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहते हैं? सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नक्षत्र। क्या कहा जाता है? नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है नक्षत्रों की संख्या से संबंधित, तो इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों आप लोग, है ना। 27 है। नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? 27। चलिए, एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं? एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं? तो एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25। 2.25 देख लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 39 क्वेश्चन है, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? 39, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमन तेरे ने। किसने दिया था? जॉर्ज लेमन तेरे। बिग बैंग का सिद्धांत। ब्रह्मांड विस्तारिता का सिद्धांत, यानी इसका मतलब यही है बिग बैंग, है ना।
बिग बैंग ब्रह्मांड विस्तारिता का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन 40 है ना। तो किसने दिया था? ये हब्बल ने दिया था। किसने? हब्बल ने। किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़े से हुआ है? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तारा सिद्धांत से, है ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका एक तारा सिद्धांत से। गैसीय सिद्धांत किसने दिया? तो गैसीय सिद्धांत किसने दिया था? कांट ने दिया था। किसने दिया था? कांट ने दिया था। क्योंकि जो ब्रह्मांड की जो थ्योरी है, बिग बैंग का सिद्धांत, ये 3 थ्योरी आई थी इसके ऊपर, है ना। तो आप जब इसको डिटेल पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन अगला है 43, निहारिका सिद्धांत किसने दिया था? तो निहारिका सिद्धांत लाप्लास ने दिया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। 44, किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है? क्वेश्चन 44 देखते हैं दोस्तों। किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है ना। तो द्वितारा सिद्धांत यानी ड्यूअल स्टार थ्योरी से सौरमंडल का निर्माण माना जाता है। ड्यूअल स्टार थ्योरी किसने दिया? तो ड्यूअल स्टार थ्योरी को किसने दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिटलिन ने दिया है ना, लिलिटिन ने दिया है। और यही मान्य है, यही मान्य है। इससे पहले भी बहुत सारी थ्योरी आई थी, लेकिन यही मान्य है, ड्यूअल स्टार थ्योरी से सौरमंडल का निर्माण हुआ है। सौरमंडल के सभी पिंड किसका चक्कर लगाते हैं? तो सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये आंसर राइट होगा। सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है। ये अपनी आयु अरब वर्ष जी चुका है। मतलब सूर्य की टोटल आयु जो है वो 15 वर्ष मानी जाती है। ये कितने साल जी चुका है? 47 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 5 अरब साल जी चुका है सूरज अपनी आयु, यानी 10 अरब साल अभी उसके पास और है। सौर ज्वाला का तापमान कितना होता है? 48 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 49 क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के मध्य भाग को, यानी कि जो बीच का भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। चलिए 50 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोपरनिकस ने इसकी खोज की थी। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका केपलर, है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? केपलर। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। वर्णमंडल का तापमान कितना होता है? 52 का राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्णमंडल का तापमान होता है दोस्तों, एक राइट आंसर हो जाएगा 32,400 डिग्री सेल्सियस। 32,400 डिग्री सेल्सियस। 53 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूर्य का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन तथा हीलियम रहता है? सूरज में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन तथा हीलियम रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 75% हाइड्रोजन और 23% हीलियम। ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका सी। और 2% में अन्य गैसें। सॉरी, एक मिनट दोस्तों, एक सेकंड। 53 का राइट आंसर होगा आपका बी वाला, 75% आपका हाइड्रोजन और 24% हीलियम, 1% में अन्य गैसें, है ना। राइट आंसर बी होगा, ना कि सी। इसको ध्यान रखना। 24% हीलियम होता है और 75% हाइड्रोजन होता है। 54 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितने गुना है? तो सूरज का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 109 गुना, सी आंसर। सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो प्रति सेकंड जो जूल ऊर्जा निकलती है दोस्तों, वो निकलती है 10 की पावर 26। बी आंसर राइट होगा 55 का राइट आंसर बी। 56 पे आ जाते हैं। वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश ना हो क्या कहलाता है ना। तो वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा, तो उसे ग्रह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी है, इसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं है। प्रकाश कहाँ से आता है? सूरज से आता है, और ऊष्मा भी सूरज से ही मिलती है। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में ग्रह कितने थे दोस्तों? 9 ग्रह माने गए थे, है ना। एक ग्रह को फिर खत्म कर दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लूटो को खत्म कर दिया। 58 क्वेश्चन है दोस्तों। पार्थिव ग्रह कौन सा ग्रह है? इनमें से पार्थिव ग्रह कौन सा है? तो इनमें से कोई सा भी पार्थिव ग्रह नहीं है, सभी ग्रह सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ई। चलिए 59 क्वेश्चन पे आते हैं। जोवियन ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो जोवियन ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो ये सभी आ जाते हैं। जोवियन ग्रह में कितने आ जाते हैं? बृहस्पति, अरुण, शनि, वरुण। ठीक है ना। जोवियन ग्रह का मतलब आप समझ रहे हैं, जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह के बाद के जो ग्रह होते हैं उनको जोवियन ग्रह कहा जाता है, जो इस साइड के होते हैं, है ना। और कुछ 4 इस साइड होते हैं हमारे। ठीक है, तो इनको कहते हैं जोवियन ग्रह। 60 क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाल दिया गया था, है ना। तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से, पहले 9 थे, प्लूटो को निकाल के कितने रह गए हैं, अभी 8 रह गए। तो 24 अगस्त 2006 को इसे निकाला गया था। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को निकाल दिया गया, ग्रह का दर्जा इससे छीन लिया गया था। 61 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, जिसका सबसे ज़्यादा घनत्व है। तो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया नहीं है दोस्तों, है ना। सूची 1 को सूची 2 से जो मैच करना है इसको नहीं दिया, तो इसको स्किप करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 63, जीवन की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा पर किसका पौधा को भेजा गया, तो है ना, कपास का पौधा उगाया गया था यहाँ पर। डी आंसर, ये सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, सबसे बड़ा क्रिएटर का नाम क्या है, सबसे बड़ा क्रिएटर कौन है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कोरोलिस बेसिन, है ना। कोरोलिस बेसिन सबसे बड़ा क्रिएटर है। क्रिएटर मतलब होता है गड्ढा, क्रिएटर का मतलब होता है गड्ढा, सबसे गहरा गड्ढा कौन सा है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है, मरकरी पर है। सबसे बड़ा क्रिएटर का नाम है जो मरकरी पर है ना। तो इसको क्या कहते हैं, कोरोलिस बेसिन कहते हैं। 64 का राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। चलिए, बुध ग्रह पर रात का तापमान कितना हो जाता है। तो बुध ग्रह पर रात का तापमान हो जाता है दोस्तों -180 डिग्री, -180 डिग्री सेल्सियस। 66 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक सेकंड। किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका बी, शुक्र ग्रह पे सबसे ज़्यादा CO2 पाया जाता है। सौर मंडल की परी किस ग्रह को कहा जाता है। तो सौर मंडल की परी किस ग्रह को कहा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, शुक्र को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है, भोर का तारा, शाम का तारा, इस तरीके से इसको ही कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा से होता है। तो शुक्र पर सूर्योदय किस दिशा से होता है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। पश्चिम से होता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, पृथ्वी पे क्या होता है, पूरब से, और यहाँ होता है पश्चिम से। 69 क्वेश्चन है। शुक्र अपने अक्ष पर कितने दिन में घूर्णन करता है। तो शुक्र अपने अक्ष पर कितने दिन में अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। तो 343 दिन में, यानी कि यहाँ 1 साल 343 दिन का है। किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। तो सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड की अधिकता कहाँ पर, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये कौन सा है, मंगल ग्रह है, इसी की वजह से ये लाल दिखाई देता है। चलिए 71 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 71 है हमारा। 71 क्वेश्चन है। किस ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्सोलैम्पिया है। तो सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ देखा गया है, किस ग्रह पर देखा गया है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, है ना। मंगल ग्रह पर है दोस्तों, कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर। चलिए, बृहस्पति ग्रह किस अवस्था में है ना। तो बृहस्पति ग्रह है वो किस अवस्था में है। तो बृहस्पति ग्रह को हम गैसीय अवस्था में मानते हैं। राइट आंसर सी। एकमात्र हिमरहित ग्रह कौन सा है, हिमरहित ग्रह कौन सा है, 73 का राइट आंसर। तो बृहस्पति पे कोई बर्फ नहीं गिरती है। राइट आंसर ई। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन कितनी देर में करता है। बृहस्पति अपनी अक्ष पर घूर्णन कितनी देर में करता है, 9.5 घंटे में, 9.5 घंटे में। शनि का घनत्व कितना है, 75 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो इसका घनत्व होता है 0.78 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 76 है। शनि के चारों ओर कितने छल्ले घूमते हैं, है ना। आपने देखा हो शनि की चारों तरफ वलय होती हैं, है ना। कितनी होती है ये बताना है। तो 7 वलय होती हैं। कितनी होती हैं, 7 वलय। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ना। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है। एक सेकंड। तो इसको किसको कहते हैं, अरुण को कहते हैं। किसको कहते हैं, अरुण को कहा जाता है। आधुनिक ग्रह किसे कहते हैं, आधुनिक ग्रह किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। तो आधुनिक ग्रह हम कहते हैं वरुण को। किसको, वरुण को आधुनिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर। तो ये मंगल, इसको हम शुक्र को मान लेते हैं। दूसरा लेटा हुआ ग्रह किसको मानते हैं, शुक्र को मानते हैं, ठीक है। पहला कौन सा हो गया, अरुण हो गया। और दूसरा लेटा हुआ ग्रह कौन सा हो जाएगा हमारा, शुक्र हो जाएगा। तो याद रखना दोनों क्वेश्चन। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो ये ट्रिटेनिया है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ट्रिटेनिया। 82 क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह पानी में नहीं डूबेगा, है ना। तो जिसका घनत्व पानी से कम होगा वही नहीं डूबेगा। तो कौन सा ग्रह है,
तो ये हो जाएगा हमारा शनि, है ना। शनि ग्रह पानी में नहीं डूबेगा। सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, तो सूरज से सबसे ज़्यादा दूर है। 83 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो वरुण सबसे दूर है, ए आंसर। मीथेन की अधिकता किस ग्रह पर है, तो मीथेन सबसे ज़्यादा किस ग्रह पर पाया जाता है, मीथेन गैस, है ना, तो ये वरुण पर पाया जाता है, वरुण पर पाया जाता है। इसी वजह से ये हरा दिखाई देता है ना। मीथेन की अधिकता के कारण इसका रंग हरा दिखाई देता है। 85 वरुण सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर है सूरज से, है ना, सबसे ज़्यादा दूर होने के कारण सबसे ज़्यादा समय लगेगा। 164 सूरज का एक चक्कर लगाने में से कितने साल लगते हैं, 164 साल। 86 क्वेश्चन, शुक्र ग्रह पर, ये क्या मतलब, ये गलत कर दिया है इसने, है ना, ये खानसर का ही नाम, शुक्र ग्रह पर खानसर को सूर्य उगता दिखेगा शुक्र ग्रह पे खानसर को सूर्य उगता दिखेगा, क्वेश्चन 86 से, ठीक है ना। तो शुक्र पर पश्चिम से उगता, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, 87, तो इसका आंसर नहीं दिया गया। 88 पे आ जाते हैं, फोबोस किसका उपग्रह है, 88 क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन, तो ये डीमोस और फोबोस किसके हैं, मंगल के हैं। डीमोस और फोबोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, है ना। पायनियर और आदित्य उपग्रह किस पर भेजा गया, है ना। पायनियर और आदित्य उपग्रह ये कृत्रिम उपग्रह थे, ये भेजे गए थे। 89 क्वेश्चन का राइट आंसर देखेंगे आप, है ना। तो इसका आंसर यहाँ स्पष्ट नहीं दिया है आंसर की में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, है ना। मानव के द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 1। चलिए एक सेकंड दोस्तों, ये क्वेश्चन था 89, है ना। हाँ 89 क्वेश्चन पे आ जाते हैं पहले। तो 89 क्वेश्चन हमने छोड़ा, कौन सा क्वेश्चन था, फोमोस और डीवोस, ये हो गया। 89 क्वेश्चन पे आइए, पायनियर और आदित्य उपग्रह किस पर भेजा गया। 89 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 89 का आंसर मुझे थोड़ा यहाँ पे गलत लग रहा है, सूर्य के लिए इसका राइट आंसर होना, आंसर की में है इसका राइट आंसर, सूरज के लिए भेजे गए थे, है ना। चलिए 87 का राइट आंसर नहीं था, है ना, वो तो खैर मैचिंग वाला था। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, पायनियर और आदित्य सूरज के लिए भेजे गए थे। मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 1। 90 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 89 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। कन्फ्यूजन में मत रहना, बिल्कुल ठीक है। 91 क्वेश्चन पे आते हैं, क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच घूमते हैं, तो क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच घूमते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते हैं, है ना। ये क्षुद्र ग्रह घूमते हैं यहाँ पर इस तरीके से। उल्का पिंड के गिरने से डायनासोरों की मृत्यु हो गई, है ना। उल्का पिंड गिरने से डायनासोरों की मृत्यु हो गई थी इजिप्टा में, बी आंसर। उल्का पिंड पृथ्वी की घूर्णन दिशा में गिरते हैं, जिस कारण इनकी गति कितनी होती है, तो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी की दिशा में घूमेंगे तो, गिरेंगे तो। जब उल्कापिंड के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरे तो उसे क्या कहते हैं, है ना। जब उल्कापिंड पृथ्वी की घूर्णन के विपरीत दिशा, मतलब पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूम रही है, वो पश्चिम से पूरब से को आके गिरे, तो उस ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं। 94 का राइट आंसर देखिएगा क्या होगा इसका, तो बोलाइट कहते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं, बोलाइट कहेंगे। वर्तमान में पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुकी हुई है, तो 23.5 अक्ष पर झुकी हुई है। 95 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पुच्छल तारों को पूंछ हमेशा सूरज की किस दिशा में होती है, तो पुच्छल तारा जो होते हैं ना, एक तेजी के साथ टूटते हैं। 96 क्वेश्चन को देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा विपरीत दिशा में, सूरज के विपरीत दिशा में। पुच्छल तारा की खोज किसने की थी, पुच्छल तारा की खोज किसने की थी, तो फाइको ने की थी। किसने, फाइको ने इसकी खोज की थी। 98 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दिन में दिखने वाला पुच्छल तारा कौन सा है, तो सेकी जो तारा है वो दिन में भी दिखता है, सेकी तारा दिन में भी दिखेगा। 99 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, काकू केतु नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों में दिखता है, तो ये कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है दोस्तों, काहू केतु 99, ध्यान रखना दोस्तों, तो ये 7600 साल में एक बार दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन अगला है, पृथ्वी अपने तल पर कितनी झुकी हुई है, पृथ्वी अपने तल पर कितनी झुकी हुई है ना। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
66.5, अपने तल पर 66.5 है ना, झुकी हुई है। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। 102 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पृथ्वी के विषुवत रेखीय तथा ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है? 102 का राइट आंसर देखिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 42 या 43 किलोमीटर। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है। इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। अपसौर कब होता है? अपसौर की घटना कब घटती है ना, पृथ्वी की गतियों से संबंधित एक ये टॉपिक है, अपसौर और उपसौर की घटना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है ना। तो 4 जुलाई को अपसौर की घटना, 4 जुलाई को अपसौर की घटना घटती है, और अगला ही क्वेश्चन उपसौर से संबंधित है, तो 3 जनवरी को उपसौर की घटना घटती है ना। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी कितनी है? तो इसका 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 107 का जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 108 क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप काफ़ी बार इसको देख चुके हैं। 8 मिनट 16 सेकंड। पृथ्वी का जीवाश्म किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जीवाश्म किसको कहा जाता है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये भी आपने काफ़ी बार। चंद्रमा को कहा जाता है पृथ्वी का जीवाश्म। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? 110 क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो सेलोनोलॉजी कहते हैं इसको, सेलोनोलॉजी। खान सर, यदि चंद्रमा से आकाश को देखें तो आकाश कैसा दिखेगा, है ना। तो चंद्रमा से अगर आकाश को हम देखेंगे तो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ नहीं है, तो ए आंसर राइट हो जाएगा 111 का। 112 का राइट आंसर देखेंगे। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ी दूरी बना लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपभू, है ना। अपभू और उपभू, देखिए ज़्यादा अधिकतम दूरी बनाएगा तो अपभू, कम दूरी बनाएगा तो उपभू, है ना। तो ये दोनों घटनाएं आप याद रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? उपभू, है ना। बस ज़्यादा दूरी अपभू, कम दूरी उपभू। क्लियर। आगे आ जाते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? 114 क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों। तो ऐसी घटना को कहते हैं सुपर मून की घटना। सुपर मून की घटना, ब्लू मून नहीं कहते, सुपर मून कहते हैं, ना। ध्यान रखना दोस्तों इसको। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो हम पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देख सकते हैं, मतलब तो हम हमेशा 60% ही देख सकते हैं ना। कि सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका 59 है दोस्तों। 115 का राइट आंसर 59। हम पृथ्वी से चंद्रमा को देख सकते हैं, सिर्फ 59% ही देख सकते हैं। तो हमने खान सर के द्वारा दिए हुए क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट किए 115। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। हम भारत भूगोल से संबंधित क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे और हिस्ट्री से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, जो कि खान सर के नोट्स से संबंधित रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।